हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक न्यू मानवा जिसका नेम है आई वॉज डैड थ्रश। आई होप आप सबको ये मानवा पसंद आएगी। तो चलो फिर शुरू करें। स्टोरी की शुरुआत में ऑथर हमें एक ओल्ड मैन दिखाता है जो कि है द ग्रैंड ड्यूक। हमारी प्रोटैगनिस्ट उसके सामने खड़ी होती है और वहां खड़े लोग उससे कहते हैं कि ग्रैंड ड्यूक को ग्रीट करो। सब लोग उसे देख रहे होते हैं जब वो कहती है काफी टाइम हो गया, मैं आपको ग्रीट करती हूँ। वो सोचती है आई सी वाइट हेयर, एक जानवर जैसी तीखी नजर, जहर जितनी खतरनाक। फ्रेजियर के ग्रैंड ड्यूक एसिस फ्रेजियर, ये आदमी उसका ग्रैंडफादर है। वो अपनी ग्रीटिंग कंप्लीट करते हुए कहती है आप ठीक से रहे ना ग्रैंडफादर। वो सोचती है आज मुझे इस आदमी के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगनी होगी। मैंने खुद को तैयार कर लिया है, मैं घुटनों पर गिर जाऊंगी, जिंदा लाश की तरह जीने की भीख मांगूंगी। बस इतना ही कहना है कि मुझे जिंदा रहने दीजिए। पर जैसे ही वो बोलने लगती है वो कहती है क्या आपको लगता है कि आप ही अकेले आराम से जिंदगी जी सकते हो? और ये सुन के पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग शॉक्ड। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आता कि उसने अभी अभी क्या बोल दिया। तभी एक वार्निंग नोटिफिकेशन शो होता है। वार्निंग, रेप्यूटेशन हैज ड्रॉप टू अ डेंजरस लेवल। वो बहुत डर जाती है। तभी एक टिप शो होता है। Personality penalty activate. You will now only say things that maximize the other party's hostility. वो सोचती है अब पेनल्टी। तभी ग्रैंडियो को उसका नेम लेके उससे बुलाते हैं टूलरिया फ्रेजियर। प्रोटैगनिस्ट ट्रेम्बल करने लगती है। वो आगे कहता है आप ही अकेले आराम से अच्छी जिंदगी जी सकते हो, क्या ऐसा तुम मुझे कह रही थी? तब हमारी प्रोटैगनिस्ट सोचती है ये मैं टूलरिया फ्रेजर हूँ, मैं इस हेल लेवल डिफिकल्टी में कैसे सरवाइव करूं? इस बकवास गेम में तो मैं एक रीइंकार्नेटेड पर्सन हूँ। तब हमारी प्रोटैगनिस्ट याद करती है और हमें पता चलता है कि ये वो गेम है जो वो सालों से खेलती थी, जो रिलीज होते ही सुपर हिट हो गया था। बुरी किस्मत से वो इस गेम के अंदर विलनेस टोलरिया फेल्सर बन के रिइंकार्नेट हो गई। उसे याद आता है कि ओरिजिनल स्टोरी में टोलरिया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका पर्सनैलिटी बहुत ही गंदा था, सेल्फिश, एरोगेंट और प्योर एविल। टोरिया हमेशा स्टोरी की मेन हीरोइन कोर्कियो को टॉर्चर करती रहती थी, जो ग्रैंड ड्यूक के हायर की फियांसे थी। टोरिया हर रूट में विलन ही बनी रहती थी और हर एंडिंग उसके लिए एक ब्लड बाथ और डूम होता था। इसीलिए उसे क्वीन ऑफ बैड एंडिंग्स कहा जाता था। हमारी प्रोटैगनिस्ट सोचती है कि इतने सारे कैरेक्टर्स में से वो यही बेकार सी कैरेक्टर के रूप में रिकार्नेट क्यों हो गई? अब वो टूलरिया की बॉडी में बैठी नाराज हो रही होती है, सोच रही होती है कि ये सब सच कैसे हो सकता है। मार्किस की बेटी होते हुए भी उसकी हालत भिखारी से भी बुरी है। उसे हार्ड कोल्ड ब्रेड HP1 दिया जाता है, जो खाने से उसके लाइफ पॉइंट्स भी कम हो जाते हैं। टूलरिया सोचती है कि उसकी पिछली जिंदगी ही बेहतर थी, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी भी एक ट्रेजेडी थी। उसे लोग हानाए बुलाते थे। माँ और स्टेप फादर के मरने के बाद उसके स्टेप सिबलिंग्स ने उसे टॉर्चर किया, जबरदस्ती अजीब लोगों से शादी करवाने की कोशिश की और हमेशा धमकियां देते थे। एक कार एक्सीडेंट के बाद जब वो होश में आई तो अपने आप को इस गेम की विलेनेस टोलरिया के रूप में पाया। प्रेजेंट में टोलरिया उस सूखे ब्रेड को देखकर समझ जाती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ठंड या भूख से मर जाएगी। वो सोचती है कि मार्क्यूस की बेटी इस हालत में कैसे आ गई। सबसे ज्यादा वो अपने अब्सेंट फादर को ब्लेम करती है। और यहाँ पे ऑथर हमें टोलरिया का बैक स्टोरी बताता है। उसकी माँ एक आदमी के साथ भाग गई थी और बाद में एक्सीडेंट में मर गई। टोलरिया का फादर मार्किस फ्रेजियर अपनी वाइफ की चीटिंग से इतना डिस्गस्ट हो गया था कि वो ईस्ट स्टेट छोड़कर बॉर्डर चला गया और अपनी बेटी को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। न पैसे भेजे, न कोई खबर ली। सालों तक उसने टूलरिया का चेहरा तक नहीं देखा। तब टूलरिया को समझ आ गया कि गेम में जो क्रिसमस गिफ्ट लिखा था वो एक्चुअली यही नेगलेक्ट था। वो अपने फादर के भेजे हुए एक पेंटिंग को देखती है, सरकैरिज्म से सोचती है क्या एक पेंटिंग भेज देने से कोई फादर बन जाता है? बड़े नोट तक नहीं, आई लव यू तक नहीं। टूलरिया अपनी पुरानी जिंदगी और ओरिजिनल टूलरिया की लाइफ में सिमिलैरिटी देखती है। अपनी पिछली लाइफ हानाए के रूप में वो अपने स्टेप फादर के घर में बहुत सावधानी से रहकर जीती थी और हर चीज के लिए खुद पर डिपेंड करती थी। शायद ओरिजिनल स्टोरी में टूलरिया भी ऐसी ही जीती होगी।
उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में कोई नहीं पूछता था अगर वो 7 दिन भी बाहर खाना खा के आती थी। न कोई केयर करता था, न कोई रोकता टोकता था। अब उसका माइंडसेट चेंज होता है। वो डिसाइड करती है कि वो ऐसे ही नहीं जिएगी और ना ही उसका दूसरी बार मरने का इरादा है। उसको सरवाइव करने का रास्ता ढूंढना ही होगा। तभी अचानक उसके सामने एक मिस्टीरियस ब्लू लाइट आती है। वो हैरान हो जाती है कि ये क्या है। फिर एक मेन क्वेस्ट विंडो पॉपअप होती है। उसमें लिखा होता है, नेम टूलरिया फ्रेजियर, ओवरऑल इवैल्यूएशन रेटिंग F माइनस। क्वेस्ट का डिस्क्रिप्शन बहुत इंसल्टिंग होता है। उसे थ्रश, बैंकक्रप्ट और सबके द्वारा हेटेड बोला जाता है। और लिखा होता है, नो वन लव्स यू एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन। गोल होता है, अचीव ग्रेड A बिफोर द रियल वन अपीयर्स। टूरिया शौक में विंडो को पढ़ती है। वो पहचान लेती है कि ये वही क्वेस्ट विंडो है जो वो गेम में देखती थी। फिर दोबारा विंडो पॉपअप होती है, वही गोल रिपीट करते हुए। अब टूलिया समझ जाती है, गेम का सिस्टम उसके साथ रियल लाइफ में चल रहा है। इसका मतलब उसे टूलिया के स्टैट इम्प्रूव करने होंगे। वो ऑफिशियली एक रियल लाइफ मिशन पर है। फिर वो अपने हॉरिबल स्टैट्स को देखकर शॉक हो जाती है। पर्सनैलिटी -10, वेल्थ -9, स्किल्स -10, लक 0 और ओवरऑल रेटिंग F माइनस। वो फ्रस्ट्रेट होकर सोचती है कि इतनी बेकार स्टैट्स को इम्प्रूव कैसे करे। फिर उसका ध्यान बिफोर द रियल वन अपीयर्स पर जाता है और तुरंत उसे समझ आ जाता है कि रियल वन का मतलब कॉर्कियो से है, जो कि गेम की रियल हीरोइन है। वो अपना हाथ कसकर सोचती है कि उसके आने से पहले उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो उसे जल्दी ए रैंक तक पहुंचना होगा। वो अंदर ही अंदर चिल्लाती है कि ये सब तो इम्पॉसिबल है, स्पेशली जब उसकी रेटिंग F माइनस हो। तब एक फ्लैश होता है और सिस्टम उसकी कंप्लीट सिचुएशन समराइज कर देता है। वो हानाई है, गेम की ओल्ड प्लेयर, जो एक्सीडेंट में मर गई थी और अब वो गेम की विलीनेस टूरिया फैजर के रूप में रिकार्डिनेट हो गई है और एक बार फिर से वो डेथ के सामने खड़ी है। सिस्टम विंडो फिर से आता है और क्लियरली बोलता है, तुम एक थ्रेश हो टूरिया फैजियर। जब तक रियल हीरोइन नहीं आ जाती, तुम्हें ए रैंक तक पहुंचना होगा, वरना तुम मर जाओगी। टूरिया स्टैट्स विंडो दोबारा देखकर चीख पड़ती है, ये कैसे पॉसिबल है? इतनी ट्राइबल स्टेट के साथ सरवाइव करना तो बहुत मुश्किल है। वो कंपेयर करती है कि कोरक्यो तो सी रेटिंग से स्टार्ट करती है, पर F माइनस से शुरू करना। अपना सर पकड़ के वो सोचती है, ये तो सीधा सीधा उसे मरने के लिए बोल रहे हैं। वो थोड़ा सा शांत होने की कोशिश करती है और अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करती है। मुझे अपने सारे स्टैट्स को ए रैंक तक राइज करना होगा और पता नहीं कोरक्यो कब अपीयर होगी, तो मुझे जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करना पड़ेगा। खुद को मोटिवेट करते हुए वो याद करती है, वो एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड कोरियन लड़की थी जो अपने आप को हैंडल करती थी, पार्ट टाइम काम करती थी, घर संभालती थी और फिर एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वो खुद से कहती है, अगर वो पहले कर सकती थी तो अब भी कर सकती है। वो डिसाइड करती है कि सबसे पहले उसे देखना होगा कि वो खुद क्या कर सकती है। उसे लगता है कि शायद अपने मिशन में हेल्प के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत पड़े। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो हैरान हो जाती है कि इस वक्त कौन आ सकता है, क्योंकि इस टाइम उससे कोई भी मिलने नहीं आता था। एक यंग आदमी डार्क हेयर के साथ जोर से दरवाजा खोलकर अंदर आता है और बड़ी सी स्माइल के साथ अनाउंस करता है, द ग्रेट टैड्रिक आ गया, और सरकास्टिकली कहता है कि उसने बाहर आकर उसका वेलकम क्यों नहीं किया। टूरिया तुरंत सोचती है, टैड्रिक वो तो टूरिया का कजन है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इवेंट्स क्लियर करते हुए ऑथर हमें बताता है कि टैड्रिक विस्काउंट लिलियस का बेटा है, जो कि टूलरिया के फादर का छोटा भाई है। टैड्रिक और टूलरिया का रिश्ता हमेशा से ही कुत्ते बिल्ली जैसा रहा था, एकदम हॉस्टाइल। टैड्रिक साइड ब्रांच का बच्चा है, डायरेक्ट हायर नहीं, इसीलिए वो हमेशा टूरिया से जेलस रहा। टूरिया डायरेक्ट ब्रांच से बिलोंग करती है, तो वो हमेशा उससे फाइट करता रहता था। लेकिन हीरोइन कोरकियो के सामने वो हमेशा बढ़िया बंदा बन जाता था, हमेशा उसकी साइड लेता था। टूरिया सोचती है, जब कोरकियो यहाँ नहीं है तो ये यहाँ क्यों आया। टैड्रिक तुरंत उस जगह को इंसल्ट करना शुरू करता है, कहता है
यहाँ तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है। क्या ये इंसानों का घर लगता है? स्मेल से उसका हेडेक हो रहा है। टूलिया उसे गुस्से से देखती है और मन में सोचती है कि कितना कमीना बंदा है ये। वो उसका मजाक उड़ाता रहता है। अगर तुम इतनी मिसरेबल जिंदगी जीने वाली हो तो फिर बैंक्वेट में इतना ड्रामा क्यों किया? फिर हंसते हुए बोलता है कि सबको पता चल गया है कि उसके फादर ने उसे छोड़ दिया था, तो अब दुखी होने का क्या फायदा। और इसी वजह से उसके ग्रैंडफादर ने उसे लॉकअप में डाल दिया बिना टाइम लिमिट के। टेरिक उसे पैंथेटिक बोलता है। टूलिया का गुस्सा फूट पड़ता है। इसने मेरी सबसे बड़ी चोट पे हाथ कैसे रख लिया? इसी मोमेंट पे रीकार्डिनेट टूलरिया को रीजन समझ आता है कि ओरिजिनल टूलरिया विलनेस क्यों बन गई थी। वजह सिंपल थी। टेरिक जैसे लोग गेम में जब वो कॉर्कियो के पीओवी से खेलती थी, उसे ये सब कभी दिखाई नहीं था, क्योंकि हीरोइन के आसपास फेर्जियर फैमिली के सारे लोग बहुत अच्छे दिखाए गए थे, बस टूलरिया को छोड़कर। अब जब वो खुद टूलरिया की जगह पर आ गई है, एक ऐसी लड़की जो सबके तानों, नफरतों और नेग्लेक्ट के शिखर पर है, उसे समझ आने लगा है कि कोई भी इंसान ऐसी हालत में कड़वा या बुरा क्यों बन सकता है। अब टूलरिया के सारे एवर डीड्स भी उसे कुछ हद तक लॉजिकल लगने लगे। सच में वो सोचती है, हीरोइन का ऑरा ऐसे स्कमबैग्स को भी स्ट्रोंग बना देता है क्या? तभी टेरिक फिर चिल्लाता है, उसे बैगर बोलता है और वो कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों स्टेयर कर रही हो? अपनी नजरें नीचे करो। टूलिया को समझ आता है कि टेरिक जैसे लोग हीरोइन की ऑरा या फिर किसी बाहरी वजह से बुरा नहीं बनते, वो बस इंसान ही गंदे होते हैं। वो सोचती है कि ऐसे बुली का एक ही सोल्यूशन होता है, मार देना। ये सोचते ही वो टेबल से एक फोर्क उठा लेती है। टेरिक तुरंत डर जाता है और घबरा के पूछता है कि वो क्या करने वाली है। टूलिया उसके रिएक्शन पे हंस पड़ती है। सोचती है क्या वो सच में समझ बैठा कि वो उसे ये चुबाने वाली है। उसे याद आता है कि ओरिजिनल स्टोरी में टूलिया ने कभी टेरिक के हाथ में फोर्क घुसा दिया था और लगता है कि वो स्कैरी मेमोरी अब तक टेरिक के दिमाग में बैठी हुई है। सच तो ये है कि प्रोटैगनिस्ट भी फिर से चुबाने का मन रखती है, बट वो अपने आप को रोक लेती है, क्योंकि पर्सनैलिटी भी उसके स्टैट का हिस्सा है और ये इम्प्रूव करना जरूरी है अगर उसे मरने से बचना है। अभी स्टैफ करना बेकार होगा। वो डिसाइड करती है थोड़ा रुकने का। टेरिक के आने का मतलब है उसके पापा भी उसके पीछे ही आ रहे होंगे। टेरिक उसके पीछे हटने को अपनी जीत समझता है और ज्यादा बदतमीजी से कहता है कि शायद अब उसे अपनी औकात समझ आ गई है। वो और पास आके उसे गाली देता है, उसे बास्टर्ड चाइल्ड बोलता है, कह के कि वो उसकी माँ और किसी बार्बेरियन प्रिस्ट के अफेयर का नतीजा है। टूलिया अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करती है, अपने पुराने नाम हानाई को याद करके खुद को समझाती है कि थोड़ा बर्दाश्त कर ले। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो गुस्से में बोलता है, टेरिक फ्रेजियर। उसे डांटते हुए पूछता है कि वो अपनी कजन से ऐसे कैसे बात कर सकता है। वो आदमी वही था जिससे टूलिया एक्सपेक्ट कर रही थी, बिस्काउट लिलियस, टेरिक का पिता। टेरिक तुरंत झूठ बोलने लगता है, अपने पिता से कहता है कि टूलिया थी जो उस पर सबसे पहले हमला करने वाली थी। वो पहले से ही ल्यूलियस के आने का एक्सपेक्टेशंस रखती थी, पर अब जब वो आ गया था उसका गुस्सा कुछ ज्यादा ही लगा। डिस्काउंट लिलियस अपने बेटे टेरिक को जोर जोर से डांट रहा था और टेरिक अपने पिता के इतने गुस्से से बिल्कुल शॉक था। लूलियस सोच रहा था कि उसका बेटा, जिसे उसकी माँ ने इतने प्यार से बड़ा किया है, कैसे इतनी नीची लड़की टूलिया के साथ पंगा करके अपनी इज्जत गिरा सकता है। टूलिया पूरी तरह कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उसने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। लूलियस फिर से टेरिक को जोर से बुलाते हुए डांटता है और टेरिक डर के मारे यस बोलता है। तब लूलियस असली वजह बताता है अपने गुस्से की। ग्रैंड ड्यूक फ्रेजियर, टेरिक का दादा, यहाँ आ रहा है और अगर ग्रैंड ड्यूक को पता चल गया कि टेरिक ने क्या बोला था, तो लूलियस कहता है कि हम सब मारे जाएंगे, मैं, तुम्हारी माँ और तुम। वो टेरिक को ऑर्डर करता है कि चुप हो जाओ। टेरिक हिला हुआ पूछता है कि ग्रैंडफादर इस टूटी फूटी जगह पर अचानक क्यों आ रहे हैं। लूलियस बताता है कि रीजन है फ्रेजियर बैंक्वेट।
टूलिया ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। फ्रेजियर बैंक्वेट क्या? फिर उसे याद आता है ये एक बड़ा इवेंट होता है जहाँ पूरी फ्रेजियर फैमिली इकट्ठी होती है, पर बैंक्वेट तो हमेशा ग्रैंड ड्यूक के कैसल में होता था। तो फिर ग्रैंड ड्यूक रेंडर कैसल जहाँ पर वो रहती है क्यों आ रहा है? और सबसे अजीब बात, ग्रैंड ड्यूक कभी उसे मिलने भी नहीं आया। जूलियस अपने बेटे को डांट कर टूलिया की तरफ देखता है और एक फेक स्माइल देता है। फिर उसे कहता है कि उसके पास उसके लिए कुछ है। वो एक बॉक्स देता है जिसमें एक वाइट शाइनी एक्सपेंसिव ड्रेस होती है। टूलिया हैरान होती है, ये ड्रेस है? लूलियस उसे ऑर्डर करता है कि ये ड्रेस पहनकर बैंक्वेट में आना, क्योंकि ग्रैंड ड्यूक को शैबी अपीयरेंस बिल्कुल नहीं पसंद। टूलिया नोटिस करती है कि ये ड्रेस बहुत ही महंगी लग रही है, तो वो सोचती है ये मुझे क्यों दे रहा है। ल्यूलियस उसके पास आकर उसके बाल को छूता है, उसके सर पर हाथ रखता है और बोलता है, चिंता मत करो, ये कोई गिफ्ट नहीं है। तुम्हारे फादर मार्की बाद में सब पैसे दे देंगे। फिर अपनी असली नीयत बताता है, कहता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही। फिर वो कैजुअली बताता है कि उसने एलाई लैंड का टाइटल डीड देखा था जो कि टूरिया के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो वो सजेस्ट करता है कि वो लैंड उसे गिरवी दे दे और बदले में वो उसको उसके लिए जितनी ड्रेसेस चाहिए उतनी खरीद देगा। टूरिया तुरंत समझ जाती है कि ये आदमी कितना गंदा और लालची है। उसे याद आता है कि ओरिजिनल गेम में टूरिया ने लूलियस की बातों पर भरोसा करके उसे बहुत बड़ा लोन ले लिया था, पर उसके फादर मार्की फ्रेजियर को उससे कोई मतलब नहीं था और गेम के एंड में लूलियस ने भी उसका साथ छोड़ दिया था और टूरिया कर्ज के पहाड़ के नीचे दब गई थी। उस वक्त असली टूरिया को हमेशा ये उम्मीद रहती थी कि शायद उसके पिता उसकी मदद करेगा, कि शायद थोड़ा सा ही सही पर वो केयर करता होगा। पर अब जब वो रिकार्नेटेड टूरिया है, वो सब सच जानती है। किसी ने भी कभी बेचारी टूरिया की परवाह नहीं की। अगर वो लूलियस का ऑफर मान लेती है तो शायद थोड़े टाइम के लिए रेटिंग इम्प्रूव हो जाएगी, पर सीधा बैंकक्रप्ट एंडिंग में चली जाएगी। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि ये रास्ता उसे किसी भी हाल में नहीं लेना है। वो सोचती है कि ऑप्शंस क्या हैं। थोड़ी देर के लिए सोचा था कि शायद लूलियस को एलाई बना सकती है, पर जल्द ही समझ गई कि जो आदमी सिर्फ उससे फायदा उठाना चाहता है उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए वो एक दूसरा ऑप्शन चुन लेती है, ग्रैंड ड्यूक फ्रेजियर जो अभी यहाँ आ रहे हैं। वो सोचती है कि कम से कम ग्रैंड ड्यूक तो उसका कोई फायदा नहीं उठाना चाहता होगा और शायद वो एक बेहतर चॉइस हो सकता है। वो डिसाइड करती है कि अपना टारगेट ग्रैंड ड्यूक को बनाएगी, लेकिन तभी उसे याद आता है जो कुछ अभी हुआ था जब वो उसे मिली थी। उसे याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर का ठंडा खौफनाक चेहरा और वो मूवमेंट जब उसने गुस्से में उससे पूछ लिया था, क्या ये सब तो मुझसे कह रही हो, जैसे वो उन्हें ही ब्लेम कर रही हो। पैनिक में वो सोचती है कि शायद उसने ऑलरेडी गलत मूव कर दिया है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ग्रैंड ड्यूक इतना डरावना होगा। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, शौक में सोचते हुए कि ये सब हो क्या रहा है। उसे अपनी असली प्लान याद आती है कि ग्रैंड ड्यूक ही इकलौता ऐसा आदमी था जो उसे इस बुरी हालत से निकाल सकता था और वो उनकी फेवर जीतने के लिए अपनी जिंदगी की भीख मांगने के लिए मेंटली तैयार थी। पर फिर वो सोचती है, मैं उन पे चिल्लाई ही क्यों, मैंने उनसे ऐसा क्यों बोल दिया कि क्या आपको लगता है कि आप ही अकेले आराम से अच्छी जिंदगी जी सकते हो। वो डर और शौक में सोचती रह जाती है कि जो लफ्ज उसके मुंह से निकल गए वो बोलना तो उसका प्लान था ही नहीं। सीन फ्लैशबैक होता है टूरिया की अपने ग्रैंडफादर से पहली मुलाकात पर। ग्रैंड ड्यूक एसिस उसका नाम टूरिया फ्रेजर बुलाते हैं और ठंडी डरावनी आवाज में पूछते हैं क्या वो उनसे बात कर रही थी। वो तुरंत अपना मुंह ढक लेती है, पूरी तरह कांपते हुए। सोचती है कि ये उसका इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। वो तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि वो उस पे लगाए गए सारे रोक हटा दे। अचानक उसे एक फेमिलियर सी आवाज सुनाई देती है और वो घबराकर सोचती है क्या ये स्टेटस विंडो की आवाज थी। उसके सामने दो वार्निंग विंडो पॉपअप हो जाते हैं। पहली वार्निंग कहती है कि उसकी पर्सनैलिटी पेनल्टी की वजह से वो सिर्फ ऐसी बातें ही बोलेगी जो सामने वाले को मैक्सिमम गुस्सा दिलाए। दूसरी वार्निंग बताती है कि उसकी रेपुटेशन डेंजरसली लो होने वाली है। वो पैनिक हो जाती है, सोचती है ये क्या हो रहा है। उसे समझ आता है कि उसने जो अभी बोला वो सब उसकी पर्सनैलिटी स्टैट की वजह से था। वो फ्रस्ट्रेट होती है
हाँ, उसे पता था कि स्टैट लो है, लेकिन अगर सिस्टम उसे एक ढंग का लफ्ज भी नहीं बोलने देगा तो वो सरवाइव कैसे करेगी। उसे लगता है कि ये सिचुएशन तो उस लोन शार्क को हैंडल करने से भी ज्यादा खराब है। वो सोचती है ये उसके पिता मार्किस से भीख मांगने से भी ज्यादा खराब है, जो उसके लिए पराये लोगों से भी ज्यादा पराया है। वो अपना सर पकड़ लेती है, अंदर ही अंदर चीखती हुई, ये सब मेरी सोच से भी ज्यादा मैस है। वो ऐसा बोलती है। फिर उसे याद आता है कि उसे पता है ग्रैंड ड्यूक का फेवर कैसे जीतना है। जब वो कोर्कियो के रूप में गेम खेलती थी तो वो बहुत जल्दी प्यार करने वाले फादर इन लॉ बन गए थे। वो डरते हुए सोचती है, कोर्कियो ने सी रैंक से स्टार्ट किया था, मैंने एफ रैंक से, क्या फर्क इतना ज्यादा होता है। वो सोचती है इस सिचुएशन से निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा, वो भी जल्दी। तभी कुछ अजीब सा उसका ध्यान खींचता है। वो देखती है कि ग्रैंड्यू के सर के ऊपर एक गेज बार आ गया है। वो आंखें सिकोड़ कर देखती है। वो सोचती है क्या वो हेलुसिनेट कर रही है, लेकिन बार धीरे धीरे लाल होने लगता है। बार पूरा लाल भरने लगता है और वो चीख पड़ती है, ये सच में रेड हो रहा है। वो पैनिक में आ जाती है। उसे पता था गेम के एक्सपीरियंस से कि बार रेड होना कभी अच्छा साइन नहीं होता। वो सोचती है क्या ये एंगर मीटर है या फिर पेशेंस मीटर। अगर ये फुल हो गया तो शायद वो डेथ एंडिंग की तरफ जा रही है। वो डिसाइड करती है, मैं इस तरह से मर नहीं सकती। अपनी पिछली जिंदगी की तरह हेल्पलेस मरने से इनकार करते हुए वो याद करती है कि ये गेम स्कॉर्पियो का स्टेज है और वो उसकी तरह ब्यूटीफुल स्टोरी नहीं चाहती। उसका एक ही गोल है, ए रैंक एक्टिवेट करना, ताकि वो आराम से रिच लाइफ जी सके। उसका सपना बस इतना सा है, एक गर्म प्लेस में उठना, प्रॉपर खाना खाना, फूलों से भरे गार्डन में स्ट्रोल करना और रोज मजेदार किताबें पढ़ना। टोरिया की एक ही ख्वाहिश है, सिंपल और नॉर्मल जिंदगी जीना। और उसे पाने के लिए सबसे पहले उसे इस लाल बार को रोकना होगा। वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सरवाइव करेगी। उसे पता है अगर अभी बिना सोचे समझे कुछ कह दिया तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। उसका पहला गोल है इस बकवास पर्सनैलिटी पेनल्टी को कैसे भी हटाया जाए। वो सोचती है कि पेनल्टी को बंद करने के लिए कोई स्पेसिफिक कमांड नहीं है, मतलब सिंपल से एक्शन से ये डिसेबल नहीं होगी। वो ये भी सोचती है कि अब पर्सनैलिटी स्टैट को राइज करना पड़ेगा, लेकिन क्या वो ऐसा कर भी सकती है। तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। स्टैट को अवेलेबल कॉइन से राइज किया जा सकता है और उसके पास अभी 1000 कॉइन्स है। टूरिया शॉक हो जाती है, ये स्टैट राइजिंग सिस्टम कॉइन से, ये फीचर तो कॉर्कियो के टाइम पे नहीं था। उसकी एंजाइटी बढ़ जाती है जब एक और वार्निंग अपीयर होती है, कैंसिलेशन इज इम्पॉसिबल आफ्टर कंफर्मेशन। लेकिन वो डर इग्नोर करती है। सबसे पहले जीना जरूरी है। वो तुरंत स्टैट राइज करने का ऑप्शन सिलेक्ट कर देती है। एक साउंड होता है, मल्टीपल विंडोज फ्लैश होते हैं, पेनल्टी 0 अचीव्ड, ऑल कॉइन्स यूज्ड, पर्सनैलिटी पेनल्टी डीएक्टिवेटेड। टूरिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो लिटरली बच गई है। जब वो खुशी में डूबी होती है तभी ग्रैंड ड्यूक, जो उसे ब्लैंक होते हुए देख रहे थे, उसका नाम बुलाते हैं, टूरिया। पेनल्टी से फ्री होते ही वो सीधा जमीन पर गिरकर सर झुकाती है और जोर से कहती है, ग्रैंडफादर। ग्रैंड ड्यूक हैरान रह जाते हैं। पीछे खड़े लीलियस और टेड्रिक भी शौक में उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। टूरिया इस चांस को पकड़ लेती है। वो जमीन पर झुकी झुकी रोना धोना शुरू करती है। वो कहती है जो बजट उसे दिया गया है वो इतना कम है कि उसके कैसल के सारे स्टाफ भूखे मर रहे हैं और उनके मास्टर होने के नाते वो ये और नहीं देख सकती। वो जमीन पर झुके हुए ही बोलती रहती है। वो कहती है कि उनको लगता होगा कि बजट इसलिए कम पड़ रहा है क्योंकि वो लग्जरियस पे खर्च कर रही थी, लेकिन वो अपने नाम की कसम खाकर कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर वो अपनी फाइनल रिक्वेस्ट रख देती है, अगर आप चाहे तो मैं अपनी शादी भी पूरी तरह छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे मेरी डॉरी पहले दे दीजिए। मैं सबसे पहले इस पैसे से अपने अंकल लिलियस का डेबिट चुकाऊंगी। लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले ही बिस्काउट लूलियस झपट मारकर उसका मुंह बंद कर देता है। टोरिया, वो चीखता है, गुस्से में पूछता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिस ग्रेस के सामने ऐसी बदतमीजी करने की। वो उसके पास झुककर धीरे से खौफनाक आवाज में कहता है, तुम जैसे एवल बच्चे को किसी ने हक नहीं दिया इतनी बकवास को सच जैसा पेश करने का।
टूलिया शौक में रह जाती है। वो सोच भी नहीं पाती ये कर क्या रहा है। लूलियस टूलिया को ग्रैंड ड्यूक से दूर घसीटना शुरू करता है और टूलिया जोर जोर से चिल्ला रही होती है, ये झूठ नहीं है, प्लीज हिज ग्रेस मेरी बात सुन लीजिए। लूलियस अपने फादर ग्रैंड ड्यूक की तरफ मुड़कर माफी मांगता है, कहकर कि टूलिया का जंगली घोड़े जैसा बिहेवियर कोई नई बात नहीं, लेकिन मानता है कि उसे ध्यान रखने में गलती हो गई। टूलिया का डर और बढ़ जाता है जब वो अपने दादा के सर के ऊपर वाला रेड गेज बार ऑलमोस्ट फुल होता हुआ देखती है। उसका दिल डूब जाता है। वो सोचती है, बस सब खत्म, मेरा फ्यूचर, मेरा ए रैंक का ड्रीम, कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ, पैसे की टेंशन फ्री जिंदगी, सब कोलैप्स हो रहा है। तभी ग्रैंड ड्यूक एक काम पर फिल्म आवाज में कहते हैं, लूलियस छोड़ो उसे। टूलिया बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? लूलियस भी कंफ्यूज होकर रुक जाता है। ग्रैंड ड्यूक फिर दोबारा कहते हैं, इस बार एक ऐसे टोन में जिसे इनकार करने की गुंजाइश नहीं होती, मैंने कहा उसे छोड़ो। टूलिया खुशी से देखती है कि रेड केज बार धीरे धीरे फेड होने लगा है। क्या ये काम कर गया? वो सोचती है। लूलियस तुरंत उनके हुक्म को मानता है, झुककर माफी मांगता है। फिर ग्रैंड ड्यूक टूलिया की तरफ देखकर कहते हैं, जो तुम कह रही थी उसे जारी रखो। टूलिया स्टंट रह जाती है। ये क्यों मेरी बात सुन रहे हैं? पर रीजन कुछ भी हो, ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। वो तुरंत खुद को संभालती है। फिर से जमीन पर बैठकर वो थैंक यू बोलती है अपने ग्रैंडफादर से। वो अपना बोलना फिर शुरू करती है, अपनी डॉरी से अंकल लूलियस का डेबिट चुकाऊंगी। उसके बाद वो जैसे मर चुकी हो वैसे ही जिएगी, अपना ख्याल रखेगी, कैसल के सर्वेंट्स का भी ख्याल रखने का वादा करती है। जेंडियल कैसल की डिग्निटी मेंटेन करेगी, अपनी फिटनेस और डिसिप्लिन बरकरार रखेगी। फिर वो सबसे बड़ी बात कह देती है, कृपया अगर हो सके तो आप मेरी इनडेफिनाइट रोक भी हटा दीजिए। ये कहते हुए वो लिटरली रो पड़ती है। पूरा रूम एकदम मौत जैसे सन्नाटे से भर जाता है। टूलिया के माथे से ठंडी पसीने की बूंद टपक रही होती है। वो घबरा जाती है, इतना चुप क्यों है? क्या मैंने फिर से कुछ गलत बोल दिया? क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं, बस मुझे सजा देने का एक्सक्यूज था? आखिर ग्रैंड ड्यूक खामोशी तोड़ देते हैं, लेकिन टूलिया को जवाब देने के लिए नहीं। वो धीरे से अपने बेटे को बुलाते हैं, लूलियस। लूलियस डर के मारे तुरंत जवाब देता है, यस फादर। ग्रैंड ड्यूक अपने बेटे से पूछना शुरू करते हैं, बताओ, बच्चों के हाउस होल्ड अफेयर तुम और तुम्हारी वाइफ को दिए गए थे, राइट? लूलियस झुककर हाँ में जवाब देता है। ग्रैंड ड्यूक का टोन और शार्प हो जाता है, तो फिर टूलिया पर वो रोक क्यों है जो उसे 3 साल पहले मिली थी? और ये जो वो सोच रही है कि वो इनडिफिनाइट प्रोबेशन पर है, ये तुम दोनों, तुम और तुम्हारी वाइफ का काम है ना? टूलिया शौक में पूरी बात सुन रही होती है। वो सोचती है, मतलब लूलियस और टेड्रिक की सब बातें झूठ थी। उसे टेड्रिक की वो मजाक वाली बात याद आ जाती है। तब समझ आता है प्रोबेशन इनडिफिनाइट नहीं थी, सिर्फ 1 मंथ की थी और ये 3 साल तक इलीगली चली आई। वो ये भी समझ लेती है कि ओरिजिनल टूलिया इसी इलीगल कन्फाइनमेंट की वजह से ही लूलियस जैसे इंसान पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गई थी। सब कुछ एक ही कंक्लूजन पर पहुंचता है, ये सब लूलियस और उसकी फैमिली का झूठ था। लूलियस पसीने में भीग कर घबराता है और बोलता है, शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। पर ग्रैंड ड्यूक रुकते नहीं, वो और प्रेशराइज करते हैं। और ये भी मिस्टेक थी कि टोलिया एक स्टोरेज रूम को रैंडल कैसा समझती रही। लूलियस एकदम फ्रीज हो जाता है, जवाब नहीं निकलता। ग्रैंड ड्यूक आगे बताते हैं, मुझे साफ साफ याद है, ये तुम्हारी वाइफ ही थी, राइट? जिसने बोला था कि लूलिया प्रोबेशन खत्म होने के बाद भी इतनी वाइल्ड बिहेव करती रहती थी कि वो खुद ही बेयर हाउस में रहना चाहती थी, रोती धोती रहती थी और सीन बनाती रहती थी। टूलिया पर एक और शौक गिरता है, ये रैंडियल कैसल भी नहीं है। वो रियलाइज करती है कि जब उसने सुना कि ग्रैंड ड्यूक यहाँ आ रहे हैं, तो उसने बस एज्यूम कर लिया था कि यही टूलिया का रेजिडेंस है। लूलियस फोर्स नर्वस लाफ करता हुआ बोलता है, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हमने कभी नहीं कहा कि ये रैंडियल कैसल है और ना ही कभी कहा कि प्रोबेशन इंडिफिनाइट है। फिर डिप्रेशन में वो टूलिया की तरफ मुड़कर एक फेक शुगरी स्माइल के साथ बोलता है, टूलिया डियर, तुम गलत समझ बैठी ना,
और बताओ कौन था वो एवल इंसान जिसने तुम्हें धोखा दिया? मैं उसे ऐसी लेसन सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। टूरिया उसे एक ठंडी इमोशनल लेस नजर से देखती है। वो सोचती है टूरिया विलन है और एक पीस ऑफ थ्रैश, मुझे मत हंसाओ। रियल थ्रैश के सामने तो टूरिया कुछ भी नहीं है। फिर वो बिल्कुल काम वॉइस में पूछती है, सच में आप उस इंसान को लेसन सिखाओगे? ल्यूलियस घबराकर तुरंत बोलता है, हाँ बिल्कुल। टूरिया की आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक आ जाती है। वो सोचती है, ठीक है, आज मैं ऐसे थ्रैश को रियल मीनिंग ऑफ लेसन दिखाऊंगी। उसे उनके इंसल्ट्स, उनकी वॉइसेस सब याद आ जाते हैं और वो डिसाइड कर लेती है कि अब इनका हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। टेरिक की आवाज उस जगह की बेकार से स्मेल का मजाक उड़ा रही थी। पूछ रहा था कि उसने बैंक्वेट में इतना हंगामा क्यों किया, जबकि उसके पिता ने तो उसे पहले ही छोड़ दिया था। और टूरिया को याद आता है वो बुनियादी झूठ जो उन्होंने अपनी पूरी रिसेप्शन का बेस बनाया था, कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे इंडेफिनिट प्रोबेशन पर डाल दिया था। अपने दिमाग में वो सरकास्टिकली रिपीट करती है, कितना पैथेटिक। वो चांस पकड़ती है और टैरिक के ही पहले वाले शब्दों को वापस उसी के खिलाफ यूज करती है, सरकास्टिकली बोलते हुए कि उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए, क्योंकि आखिर वो सिर्फ एक बास्टर्ड चाइल्ड ही तो है। फिर वो तीखे टोन में बोलती रहती है, वो बास्टर्ड चाइल्ड जो उसकी माँ ने एक बेबेरियन प्रिस्ट के साथ अफेयर के बाद पैदा किया था। टेरिक उसकी बात सुनकर शॉक और हॉरर में जम जाता है। सोचता है कि क्या वो पागल हो गई है। गुस्सा और कंफ्यूजन में वो उस पर चिल्लाता है। तभी हॉल में ग्रैंड की गुस्से से भरी आवाज गूंजती है, टेरिक फ्रेजियर। टेरिक पलट कर अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड ड्यूक को देखता है, जो एक्सट्रीम गुस्से में भरे हुए थे। टेरिक डर के मारे सिर्फ एक लफ्ज बोल पाता है, ग्रैंडफादर। ग्रैंड ड्यूक उसे सीधे तरीके से पूछते हैं कि क्या सच में ये वही वर्ड्स थे जो उसने बोली। टेरिक घबरा कर पीछे हटने लगता है, स्टैमर करते हुए बोलता है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। टूरिया पूरे सिचुएशन को सेटिस्फेक्शन के साथ देखती है, सोचते हुए कि अब फाइनली असली कचरा अपनी दवाई खुद चखने वाला है।